हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। तो गाइज अपन पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के अपने 15 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और गाइज अब ध्यान रखना, अपन इस लेक्चर में जो आज पढ़ेंगे, अपन जो डिस्कस करेंगे वो है प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। फेवरेट टॉपिक है गाइज ये, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन अपन कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे अपन पता करेंगे कोई भी वेव फंक्शन अपना नॉर्मलाइज है या नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी वेव फंक्शन यूज़ में लिए जाते हैं या किसी भी सिस्टम का जो वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ में लिया जाता है वो सब नॉर्मलाइज्ड होते हैं। तो आपको नॉर्मलाइज का मीनिंग समझ में आना चाहिए, होता क्या है। अगर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज है तो उसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको अपन क्या करेंगे, उसको पहले नॉर्मलाइज करेंगे, उसके बाद अपन उसको अप्लाई करेंगे कहीं पर भी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, इनके बारे में अपन आज के लेक्चर में डीप में डिस्कस करेंगे। क्लियर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने आइगन वैल्यू इक्वेशन टोटली कंप्लीट कर ली थी और उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स थे वो मैंने आपको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझा दिए थे, उनको प्रूव करके दिखाया था और उन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल भी लिए थे मैंने, ठीक है। आपको पता होगा बिल्कुल, मैंने आपसे बोला था कि फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था, आपको याद हो तो मैं आपको 6 के 6 स्टेटमेंट एक बार फटाफट से याद कराता हूँ। क्लियर। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा था अपना, स्टेटमेंट नंबर 1 अपना ये कह रहा था कि आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। एक तो ये था अपना कि जो आइगन वैल्यू होती है वो हर्मिशियन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग हमेशा क्या आएगी, रियल आएगी, इमेजिनरी नहीं आएगी। स्टेटमेंट नंबर 2 अपना ये कह रहा था कि इन द क्वांटम मैकेनिक्स आइगन वैल्यू में बी ज़ीरो, मतलब अपनी आइगन वैल्यू क्या हो सकती है, क्वांटम मैकेनिक्स में अपनी आइगन वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहा था, स्टेटमेंट नंबर 3 क्या कहा था, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। बोलो, अगर मैं दो आइगन फंक्शन जो होते हैं उनका अगर मैं सम ले लूँ तो उस केस में भी वो मेरा जो फंक्शन है, मतलब फंक्शंस का सम है, आइगन फंक्शन का सम है, वो भी एक आइगन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा सेम ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है अपना, द सम ऑफ टू डिजनरेट आइगन फंक्शन इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू सेम ऑपरेटर। क्लियर। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहता है भाई अपना, वो ये कहता है कि अगर नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन ले लें तो भैया वो अपना आइगन फंक्शन, उसका जो सम होगा, फिर जब अपन दो नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन ले लेते हैं तो उन दो नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन का सम कभी भी एक आइगन फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि मेरा फंक्शन ही चेंज हो जाता है। तो अपन ने क्या बोला था, द सम ऑफ टू नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन नॉट द आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द सेम ऑपरेटर। बोलो ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। और स्टेटमेंट नंबर 5 अपना क्या कहा था, नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑर्थोगोनल। मैंने आपको बताया भी था कि जब दो अपन नॉन डिजनरेट आइगन फंक्शन लेते हैं तो हर्मिशियन ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग वो हमेशा ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन भी शो करते हैं, मतलब साई स्टार साई जो होता है डिटो वो अपना 0 के बराबर आता है, मतलब ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन को वो शो करता है, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 5 क्या था अपना, वो 6 क्या था, स्टेटमेंट नंबर 6 अपना ये कहा था कि कभी भी अपन दो अलग अलग ऑपरेटर ले लेते हैं, अपन दो क्या ले लेते हैं, अलग अलग ऑपरेटर ले लेते हैं, उसको सेम फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो भाई वो हमेशा कम्यूटेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अपन ने यही तो बोला था, अपन ने क्या बोला था, टू ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू द सेम आइगन फंक्शन आर कि क्या होते हैं भाई, कम्यूटेटिव। क्या होते हैं, कम्यूटेटिव। ये अपने ये 6 स्टेटमेंट थे, 6 के 6 स्टेटमेंट मैंने आपको कल बताए थे और मैंने आपको उनको प्रूव करके भी दिखाया था कि ये कैसे प्रूव होते हैं, इनके एग्जाम्पल भी क्या थे वो मैंने आपको ढंग से समझाया था। आज अपन बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। क्लियर। तो आगे चलते हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो सुनना, पहले तो बहुत ध्यान से सुनना कुछ बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। देखो सुनना भाई, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, याद करो, जब मैं आपको फिलॉसफी ऑफ क्वांटम पढ़ा रहा था, ओरिजिन ऑफ क्वांटम पढ़ा रहा था, या फिर क्वांटम के बेसिक्स कंसेप्ट, ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, क्या मीनिंग होता है क्वांटम का, क्यों इसकी नीड पड़ी, वाई नीड ऑफ क्वांटम। क्लियर। इसके बारे में जब मैं पढ़ा रहा था आपको लेक्चर नंबर 4 में, जब मैं आपको समझा रहा था तो उस केस में आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, याद करो उसको, देखो याद करना, उसको याद करना। डी ब्रोगली साहब आए थे, याद आया को डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली ने एक बात बोली थी, डी ब्रोगली एक बात बोल गया था कि कोई भी मैटर वो ड्यूल नेचर शो करता है, एक तो वो शो करता है पार्टिकल नेचर और एक वो शो करता है अपना वेव नेचर, ठीक है। इसने क्या बात बोली थी, बहुत काम की बात बोली थी इसने, बहुत काम की, और वहीं से क्वांटम मैकेनिक्स अपनी जनरेट हुई थी, ठीक है। इसने काम की बात क्या बोली थी, कोई भी मैटर होता है वो क्या करता है, ड्यूल नेचर शो करता है भाई, क्या करता है, ड्यूल नेचर शो करता है, ड्यूल नेचर।
और इसने बोला भी था, इसने क्या बोला था भाई, इसने बोला था कि वो एक तो पार्टिकल नेचर शो करता है और एक वो शो करता है कि अपना वेव नेचर। भैया जैसे ही इसने वेव नेचर बोला श्रोडिंगर भाग के आया, जैसे ही इसने वेव नेचर बोला श्रोडिंगर भाग के आया और श्रोडिंगर बोला अच्छा ऐसी बात है, अगर कोई भी मैटर वेव नेचर शो करता है तो सुन अब देख तू मेरी बात। श्रोडिंगर उससे क्या बोला कि अगर कोई भी मैटर वेव नेचर शो करता है तो मेरी बात सुन, अगर कोई भी मैटर वेव नेचर शो करेगा तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी, उसकी अपनी क्या होगी, एक वेव इक्वेशन होगी। और उस वेव इक्वेशन का ही अगर कोई मैटर वेव नेचर शो करता है तो उसकी अपनी एक क्या होगी भाई, उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी। और इस वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल के आएगा भाई, इसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो क्या होगा भाई, मेरा वेव फंक्शन। वो क्या होगा मेरा वेव फंक्शन, वो क्या होगा मेरा वेव फंक्शन। इसने तो ये बोल दिया कि कोई भी अगर पार्टिकल वेव नेचर शो करता है तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी और उस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ही क्या निकल के आएगा, वेव फंक्शन। और इसने बोला श्रोडिंगर ने कि वेव फंक्शन जो होता है उसमें उस सिस्टम की कंप्लीट जानकारी उसमें फीड होती है, बस देखना आना चाहिए। वो तो ये बोल गया कि वेव फंक्शन से हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, उस सिस्टम की उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, टोटल इन्फॉर्मेशन उस वेव फंक्शन में उसकी रहती है। और वो आता कहाँ से है, वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। और वेव इक्वेशन क्या है, वेव इक्वेशन श्रोडिंगर खुद देगा भाई। अभी अपन देखेंगे क्या होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो अपन देखेंगे। उसका जो सॉल्यूशन निकल के आएगा अलग अलग सिस्टम के लिए, वो अलग अलग सिस्टम का या पर्टिकुलर सिस्टम का क्या होगा, वेव फंक्शन। और उस वेव फंक्शन में उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन फीड होती है। ये कौन बोल गया, श्रोडिंगर बोल गया ये बात किसने बोली, श्रोडिंगर ने। अब भैया ठीक है, मैक्स बोर्न आया। मैक्स बोर्न ने बोला अरे आप ये जो बोलते रहते हो बार बार कि वेव फंक्शन है, इससे अपन सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव फंक्शन क्या है, क्या मीनिंग है इसका, कोई सेंस है इसका वेव फंक्शन का। किसने बोला, मैक्स बोर्न ने क्या बोला कि वेव फंक्शन का क्या मीनिंग है, आप कुछ भी बोलते रहते हो, मतलब आपके मन में आया वो भी बोल दिया कि भाई वेव फंक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। कैसे, क्या आप इससे किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट कर सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहाँ पर है किसी भी सिस्टम में, नहीं कर सकते। तो मैक्स बोर्न ने क्या बोला, मैक्स बोर्न ने ये बोला कि जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन से अपन कभी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोशन के दौरान उसकी एग्जैक्ट लोकेशन अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते या डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। मैक्स बोर्न क्या बोल गया, मैक्स बोर्न बोल गया श्रोडिंगर सुन, वेव फंक्शन से हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते जब वो मोशन में होता है। क्लियर, ठीक है। ये तो कौन बोल गया, मैक्स बोर्न, ठीक है। तो फिर मैक्स बोर्न क्या करेगा, तो इसने बोला श्रोडिंगर ने कि आप ही बता दो इसका सॉल्यूशन। फिर मैक्स बोर्न क्या करता है, अपने आगे जाके कुछ अजम्पशंस देगा या कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देगा। उन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अपन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अपन क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और जो प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट आएंगे वो भाई सेम आएंगे जो पार्टिकल एग्जैक्टली प्रैक्टिकली बिहेवियर शो करता है या उसके जो एग्जैक्ट रिजल्ट आते हैं ना प्रैक्टिकली, उससे वो मैच कर जाएंगे। तो अपन देखते हैं भाई आगे जाके कि प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालते हैं। मैक्स बोर्न और श्रोडिंगर इनमें आपस में कैसे भिड़ंत होती है भाई। क्लियर है, बीच में आइंस्टीन भी आएगा, थोड़ा आइंस्टीन को भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ। देखो सिंपल है, ये मैंने बता रखा है आपको, लेक्चर नंबर 4 में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रखा है, तो अब मेरे को यहाँ पर इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा देखो भाई, देखते जाओ, अभी सुनते जाओ, कुछ देर के लिए सुनते जाओ। जो लिखना होगा वो मैं बता दूंगा, क्या लिखना है आपको, क्या समझना है आपको, और कौन सी चीज़ें आपको नोट्स में मेंशन करनी है। भाई नोट्स बनाते रहो, देखो प्रॉपरली मैं आपको नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ा दिया। पूरी क्वांटम चल रही है अपनी यहाँ पे कंप्लीट, स्टार्टिंग से चलेगी और वो एंड तक चलेगी। चारों की चारों यूनिट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है। सुनो ध्यान से सुनना भाई। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सुनना आप ध्यान से। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, आइंस्टीन जो था, आइंस्टीन ने एक बात बोली थी। देखो सुनना भाई ध्यान से, मैं आपको एक हिस्टोरिकल वे में बता रहा हूँ उसको, ठीक है। देखो आइंस्टीन जो था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, सुनना भाई, देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या बोला था। आइंस्टीन ने एक बात बोली थी कि भाई इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। भाई बोल गया, आइंस्टीन बोल गया कि इंटेंसिटी
एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के क्या होती है, बराबर होती है। मैक्स बॉर्न भाग के आया, मैक्स बॉर्न क्या हुआ भाई, भाग के आया, और मैक्स बॉर्न ने एक बात बोली भाई, सुन देख पहले मेरी बात सुन। आइंस्टीन ने तो ये बात बोल दी कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। मैक्स बॉर्न इधर आया, फिर अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, सुनो भाई देखो ध्यान से, मैक्स बॉर्न ने क्या बोला कि अगर तू ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो सुन अब मेरी बात सुन, जो प्रोबेबिलिटी होती है भाई, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो भाई ध्यान रखना, वो इस साई स्क्वायर के बराबर होगी भाई। किसके बराबर होगी, साई स्क्वायर के। क्लियर है बात, क्या बोला आइंस्टीन तो बोल के चला गया कि इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो मैक्स बॉर्न ने इस बात को पकड़ा, तो इसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो साई स्क्वायर के बराबर होगी। और यहाँ पर साई क्या है मेरा, अरे साई क्या है भाई मेरा, साई मेरा वेव फंक्शन है। साई क्या है, वेव फंक्शन। श्रोडिंगर खुश हो गया कि उसने मेरा नाम तो लिया वेव फंक्शन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, इस साई स्क्वायर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, साई स्क्वायर के। अब हमें यहाँ से एक चीज़ और पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो साई स्क्वायर के बराबर होती है। देखो एक बेसिक कंसेप्ट है, आप सब जानते हो डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है सब जानते हैं। देखो भाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं, किसी से कुछ नहीं छुपा। ठीक है, एवरीवन नोज अबाउट दैट। देखो मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैं ये बोलता हूँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो अपन आप क्या बोलते हो, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम उस केस में क्या हो जाता है, रेडियाई हो जाता है। क्या हो जाता है, रेडियाई हो जाता है। अब मैं इसकी बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोबेबिलिटी, ऊपर लिखता हूँ मैं थोड़ा सा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, क्या होगी भाई, अरे देखना भैया, अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन रेडियाई होती है, ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम होती है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। बोलो भाई, अरे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है चीज़। अब क्वांटम मैकेनिक्स में सुनना भाई, क्वांटम मैकेनिक्स में वॉल्यूम जो होता है इसको अपन वॉल्यूम एलिमेंट के रूप में लेते हैं। अपन किसके फॉर्म में लेते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं वॉल्यूम एलिमेंट लिखूंगा भाई। सुनते रहो भाई, सुनते रहो, सब कुछ समझ में आएगा, एज इट इज़ एग्जैक्ट समझ में आएगा सारी चीज़ें। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम एलिमेंट के रूप में लिखता हूँ, उसकी फॉर्म में लिखूंगा, किसकी फॉर्म में, वॉल्यूम एलिमेंट की फॉर्म में। क्लियर है ये बात, बोलो ये बात क्लियर है। देखना भाई, सुनना ध्यान से, सुनना भाई, देखो ध्यान से, ये चीज़ आपकी और समझ में आ गई भाई, ये चीज़ आपके भी और समझ में आ गई। क्लियर। देखो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। ये चीज़ क्लियर है, बोलो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में। इधर देखना भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूँ आपस में। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसके बराबर भी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये बराबर भी है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे भाई, बराबर हो जाएंगे। ये लो भाई, इसको ऐसे लिख दो आप, इक्वली करके लिख दो इसको, और कोई दिक्कत नहीं रहेगी भाई। ठीक है, देखना भाई, सुनना, देखो ध्यान से। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम एलिमेंट, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, साई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है भाई, सुनना, देखो वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है। देखो मैं आपको लिखाऊंगा अभी, बस एक बार सुनते जाओ इस चीज़ को। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार इसका एक ओवरव्यू बन जाए, फ्लो चार्ट बन जाए इसके बारे में। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग से वापस से लिखाऊंगा इन चीज़ों को, सुनते रहो एक बार। प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, साई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, इससे अपन ने निकाला, यहाँ से निकाला अपन ने, ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को अपन ने इक्वल कर दिया, ये तो भैया इक्वल कर दिया। अब प्रोबेबिलिटी जो होगी भाई, सुनना, देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो साई स्क्वायर और वॉल्यूम एलिमेंट इधर चला जाएगा। ये लो भैया, वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ चला गया, वॉल्यूम एलिमेंट। और वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है इसको अपन जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसको डिनोट करते हैं, वो करते हैं अपन डीटो से। किससे करेंगे, डीटो। क्लियर है, ये लो भैया। तो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी
देखो साई स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 बार खुल के, साई एंड साई, और एक का मैंने क्या ले लिया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। बताऊंगा इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है ये, ठीक है। मैंने साई स्क्वायर क्या कर दिया, साई स्क्वायर और साई स्टार और साई कर दिया। वॉल्यूम एलिमेंट को अपन क्या लिखते हैं भाई, डीटो। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी तो पर्टिकुलर एक एंटायर स्पेस में होती है ना, पर्टिकुलर किस स्पेस में होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, एक एंटायर स्पेस आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, ये स्पेस आ जाएगा, कोई सी भी लिमिट आ जाएगी, मतलब स्पेस लिख दो भाई, स्पेस। क्लियर है, ये मेरी क्या हो जाती है भाई, प्रोबेबिलिटी यहाँ से ये निकल के आती है। हाँ जी बोलो, इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ किसी भी तरीके का। नहीं है किसी भी तरह का डाउट। देखो सुनना आप ध्यान से, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो ये मेरी क्या निकल गई, प्रोबेबिलिटी निकल के आई। ये तो मैंने आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता दिया आपको कि प्रोबेबिलिटी अपनी आती कैसे है, कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, ये एक्सप्रेशन कैसे आता है इसका। अब सुनना, देखो एक बार हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल वे में चलता हूँ इसको। देखो अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न ने बोला क्या था, मैक्स बोर्न ने बोला था कि जो श्रोडिंगर बोल के गया था कि वेव फंक्शन से आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो, उसमें सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है, वो बात सही भी है। देखो वो अपन आगे जाके कैलकुलेट भी करेंगे कि हर सिस्टम का जो वेव फंक्शन होता है उसमें उस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है भाई, ठीक है। उसमें टोटल इन्फॉर्मेशन फीड होती है। अपन अलग अलग ऑपरेटर लगा के अलग अलग उसकी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। अपन को जो भी वैल्यू निकालनी होती है उसको ऑपरेटर निकाल लेते हैं, अपन ऑपरेटर उस पर लगा देते हैं उस वेव फंक्शन पे, और अपन को वो ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। इसको अपन आगे भी देखेंगे जब अपन पर्टिकुलर सिस्टम पढ़ेंगे। क्लियर है चीज़। देखो अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न क्या बोल के गया, अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन की इंटरप्रिटेशन थी मैक्स बोर्न के अकॉर्डिंग, उसने बोला था कि वेव फंक्शन डज नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ड्यूरिंग मोशन इन एनी सिस्टम। मतलब उसने क्या बोला कि कोई भी सिस्टम में जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में होता है तो उस समय पर, उस टाइम पर उसकी अपन एग्जैक्ट लोकेशन को अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते, या उसकी अपन एग्जैक्ट लोकेशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये कौन बोल गया भाई, इसने बोला मैक्स बोर्न ने। ये क्लियर है चीज़। देखो अब मैं आपको सही से बता रहा हूँ एक एक चीज़ें, अब आप लिखते चलना, ठीक है, लिखते चलना भाई। अब आप सुनना, देखो ये चीज़ें वापस से आएंगी अभी। देखो क्वांटम मैकेनिक्स बायो वाले ही पढ़ रहे हैं, तो मैं बायो वाले स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स वालों को तो फिर समझ में आएगी, जब बायो वालों की समझ में आएगी तो कोई नहीं पढ़े उसकी बात अलग है, ठीक है। बाकी समझ में आनी चाहिए, देखो सबके समझ में आनी चाहिए। देखना भाई, सुनना, प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। पहले तो आप प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ लो। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है, प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है प्रोबेबिलिटी का मतलब साई स्टार, साई डीटो, और इसको मैंने निकालना सिखा दिया। मैं अभी एक बार वो वापस से एक्सप्रेशन बता दूंगा आपको, फिर आप उसको नोट कर लेना, एक सीक्वेंस से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और ये एक पर्टिकुलर लिमिट होती है ए से बी, ये रीजन होता है। ये इस रीजन में आपको पता करना होता है कि जो वेव फंक्शन है या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इस ए से बी जो लिमिट दी है अपन को, इसमें ये एक स्पेस होता है भाई, ये स्पेस होता है भाई, एंटायर स्पेस बोलते हैं अपन। एक बोलते हैं भाई नहीं आप पूरे एंटायर स्पेस में मत बताओ, इस लिमिट में बताओ आप, ए से बी जो मैंने आपको दिया। अब वो लिमिट कुछ भी दे सकता है, ठीक है। देखो मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, बहुत काम की बातें हैं वो, उनको आप भी लिखते जाना। अकॉर्डिंग टू मैक्स बोर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, हाँ जी। मतलब मैक्स बोर्न ने क्या बोला कि वेव फंक्शन के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग सुनना भाई। देखो मैक्स बोर्न क्या बोला, मैक्स बोर्न ने ये बात बोली कि वेव फंक्शन डज नॉट डिटरमाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इन एनी सिस्टम। बोलो भैया ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई। क्या बोला मैक्स बोर्न ने, मैक्स बोर्न ने बोला कि वेव फंक्शन डज नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इन एनी सिस्टम। क्लियर। तो अब मैक्स बोर्न क्या करेगा, मैक्स बोर्न ने बोला, आप सुनो देखो, मैक्स बोर्न ने क्या बोला कि एक्चुअल में होता क्या है, जब अपन को ये पता करना है कि उसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन, तो वो तो अपन पता कर नहीं सकते भाई। अपन को अगर किसी पार्टिकल की पता करना है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो वो तो अपन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस में
पर्टिकुलर स्पेस में उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो जरूर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखना आगे क्या है, मैक्स बॉर्न प्रपोज मैक्स बॉर्न ने क्या करा भाई, मैक्स बॉर्न प्रपोज्ड, मैक्स बॉर्न क्या करता है भाई, एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शो करता है अपने सामने। वो कैसे करेगा सुनना, देखो, मैक्स बॉर्न प्रपोज्ड a probabilistic reason in the probabilistic reason in the form of mathematical expression, अभी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसने क्या करा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में इसने क्या दिया, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला दिया भाई। इसने क्या बोला कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है भाई इसका, ये देखो, ये होता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो साई स्टार साई डीटो, डीटो क्या होता है अपना वॉल्यूम एलिमेंट, इसके इक्वल होती है। और ये जो लिमिट ली है मैंने भाई, ये जो लिमिट ली है ये मैं पर्टिकुलर स्पेस में लूँगा, ए से बी, क्या लूँगा मैं, ए से बी लूँगा, एक पर्टिकुलर स्पेस में मैं लिमिट लूँगा। इस लिमिट में इस कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया भाई। बोलो, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, अब देखना आगे, अब क्या हुआ। अब मैं जो आपको बताता जा रहा हूँ वो आप लिखते जाना एग्जैक्ट। अब ये जो ए से बी है इसको भी एक बार डिफाइन कर लो। ए से बी क्या है, ए टू बी इज़ द डिज़ायर्ड रीजन इन विच वी हैव टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। ए टू बी क्या है भाई, ए टू बी इज़ द डिज़ायर्ड रीजन, ये जो वो रीज़न है जहाँ पर हम पता करना चाहते हैं कि वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके पाए जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये वो रीज़न है। अपन को ऐसा नहीं है पर्टिकुलर सारे एंटायर स्पेस में दे दिया अपन को। जब अपन एंटायर स्पेस की बात करेंगे तो अपन वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में जाएंगे भाई, ठीक है, वो अपन देखेंगे, आगे चलते हैं अपन। ए टू बी इज़ द क्या है भाई, ये ए टू बी इज़ द डिज़ायर्ड रीजन, क्या है ये, डिज़ायर्ड रीजन इन विच वी हैव टू determine the probability, we have to determine the probability, we have to determine the probability, ठीक है। ये ए से बी जो है ये रीज़न है ये, ठीक है। और साई क्या है, साई के बारे में लिख लो भाई। साई क्या है, साई भगवान क्या है, ये साई क्या है भैया, साई है अपना वेव फंक्शन। और भैया अब ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि साई स्टार अपना इस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। क्लियर? आप जानते हो उसके बारे में कि साई स्टार क्या होता है अपना वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और अगर उस वेव फंक्शन में आयोटा की टर्म नहीं है इसका मतलब वे उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता क्या है, स्टार का मतलब आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा, ठीक है। और सुनो भाई, और क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे, डीटो के बारे में सुनो भाई। डीटो के बारे में, डीटो क्या है अपना, डीटो जो है अपना ये वॉल्यूम एलिमेंट है भाई। क्या है ये, वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। बोलो, कोई डाउट किसी भी तरीके का इसमें? नोट करो, देखो इसको एक बार। यहाँ तक आपने उतार लिया। अब देखो, अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, उनको आप लिखते जाओ फटाफट से, क्योंकि मैंने आपको समझा तो दिया कि जो आइंस्टीन था वो उसने क्या बोला था कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो मैक्स बोर्न आया, अगर आइंस्टीन ऐसा कहता है कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो साई स्क्वायर के बराबर होगी। और प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करता है और वहाँ से प्रोबेबिलिटी को वो इस एक्सप्रेशन में लेके आता है भाई वो, ठीक है। ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आप उसको उतार लेना बस एक बार, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया, यहाँ तक आपने उतार लिया होगा बिल्कुल। ये देखो, इससे पहले मैंने जो लिखाया वो आपको नोट नहीं करना, वो सीक्वेंस अपना ये चल रहा है। क्लियर? हाँ जी, अब देखना भाई आगे, देखना भाई।
भाई देखना बहुत ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ये जो फॉर्मूला है, ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये बहुत गजब का एक्सप्रेशन है। इससे अपन हर एक सिस्टम की हर एक सिस्टम में उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को इजीली अपन कैलकुलेट करेंगे। और अपन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो अपन आगे चल के देखेंगे, बॉक्स में देखेंगे, अपन हर चीज़ में देखेंगे, ठीक है। देखो भाई सुनो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अब लिखते जाना है इसको सीक्वेंसली। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ने क्या बोला था कि इंटेंसिटी इज, इसके क्या होती है भैया, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। लिख लेना भाई, आई क्या है यहाँ पर, आई है यहाँ पर इंटेंसिटी, ए क्या है यहाँ पर, एम्पलीट्यूड, ठीक है। फिर इधर से आया मैक्स बॉर्न, उसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, मैंने आपको बता ही दिया। मैक्स बॉर्न बोला कि आइंस्टीन अगर तू ये बोलता है कि इंटेंसिटी इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है, तो सुन अब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी वो किसके बराबर होगी भाई, वो साई स्क्वायर के बराबर होगी। और साई क्या है यहाँ पर, मेरा वेव फंक्शन है। साई क्या है यहाँ पर, मेरा वेव फंक्शन। बोलो भैया, इसमें कोई किसी को बिल्कुल डाउट नहीं है। देखो ये इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 दे दो एक बार, इसको क्या दे दो आप, इक्वेशन नंबर 1। ये लो भैया इक्वेशन नंबर 1, ये चीज़ क्लियर है। हाँ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके बराबर होती है, साई स्क्वायर के बराबर। और मेरे को ये पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये जो होती है, ये प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम के भी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम। और मेरे को पता है क्वांटम में मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम एलिमेंट की फॉर्म में लिखता हूँ भाई यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट। अब एक बार बताओ मेरे को, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 2, इसको मैंने क्या बोला, इक्वेशन नंबर 2। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये लो भैया, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्लियर है। इसको कंपेयर करते हैं अपन, क्या निकल के आएगा, देखो ये जो चीज़ है, ये वाला मैटर, ये इसके बराबर हो जाएगा भाई। तो प्रोबेबिलिटी अपॉन वॉल्यूम एलिमेंट, देखो मैं जो करूँगा, जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूँगा, प्रोबेबिलिटी है उसको मैं रिप्रेजेंट किससे करूँगा, पी से, ठीक है। और वॉल्यूम एलिमेंट को, ये आप सब जानते हैं कि वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है भाई, वॉल्यूम एलिमेंट को अपन डीटो से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, किससे करते हैं, डीटो से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम एलिमेंट को, वॉल्यूम एलिमेंट, क्लियर है। क्या किसके बराबर हो रहा है, ये साई स्क्वायर के बराबर हो रहा है भाई, ये किसके बराबर हो रहा है, साई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, देखो प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी P जो है, P इसको मैं किसके बराबर लिखूंगा, डीटो, P अपॉन डीटो इज इक्वल टू साई स्क्वायर, क्लियर। देखो इधर से इधर आते हैं अपन, जो प्रोबेबिलिटी है P वो किसके बराबर हो जाएगी भाई, किसके बराबर हो जाएगी, साई स्क्वायर डॉट डीटो, क्लियर। और साई स्क्वायर को मैं किस फॉर्म में लिखता हूँ भाई, एक का मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेता हूँ, एक का मैं नॉर्मल लेता हूँ, और डीटो बोलता हूँ मैं। अब प्रोबेबिलिटी जो होती है, ये खुद ने बोला था, देखो इसने एक बात क्या बोली थी, वहाँ वो एक्सप्रेशन कहाँ गया, उसने मैक्स बॉर्न ने एक बात क्या बोली थी, कि मैक्स बॉर्न ने बोल के गया था कि अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न एक्सप्रेशन क्या था भाई, वो कि डीटो, उसने बोला था डीटो वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा और मेरा वेव फंक्शन होगा, उस टाइम अगर अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उस केस में वो एक डिज़ायर्ड रीजन में अपन निकालेंगे। लिमिट ली थी ना अपन ने, ए टू बी, अपन ने क्या ली थी, लिमिट ली थी ए टू बी, तो वो लिमिट जो है वो क्या है, अपना एक डिज़ायर्ड रीजन है। अपन पर्टिकुलर किसी एंटायर स्पेस में नहीं निकालेंगे, अपन किस में निकालेंगे, एक डिज़ायर्ड रीजन में। वो डिज़ायर्ड रीजन क्या होगा, मेरा ए टू बी, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी जो होगी ये मेरी किस में आएगी, है एक डिज़ायर्ड रीजन में निकालूंगा भाई मैं इसको, ए टू बी। और यहीं से ये फॉर्म बोला निकल के आता है भाई, यहीं से फॉर्मूला निकल के आया भाई, ठीक है। हाँ जी बोलो, यहाँ से क्या निकल के आया है, P इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ये लिमिट ले ली मैंने, ए टू बी साई स्टार साई डीटो। बोलो इसमें कोई किसी भी तरह का डाउट हो तो बताओ, नहीं है इसमें कोई डाउट नहीं किसी भी तरीके का, बोलो क्लियर है चीज़। अब देखो अब आगे क्या हुआ, बार बार अपन ये वर्ड यूज़ ले रहे हैं, वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, ये एक्चुअल में वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है, ये वॉल्यूम एलिमेंट हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। अब हर एक सिस्टम के लिए मतलब अपन को पता है कि जो मोशंस होते हैं,
कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या करता है, मोशन करता है, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल, जो मोशन करता है, इन मोशंस के रिगार्डिंग अपन एक पर्टिकुलर एक आइडियल सिस्टम अपन चूज़ करते हैं। अपन क्या करते हैं, एक आइडियल सिस्टम चूज़ करते हैं, और वो आइडियल सिस्टम अपन कैसे चूज़ करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको वन बाय वन। और उन हर एक आइडियल सिस्टम के लिए, हर एक सिस्टम के लिए ये जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है, वॉल्यूम एलिमेंट डीटो जो होता है वॉल्यूम एलिमेंट, ये अलग अलग होता है, और ये कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आपने उतार लिया होगा बिल्कुल, ठीक है। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, देखना भाई, हर एक सिस्टम के लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा ये अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो आपको ये एक्सप्रेशन याद जरूर रहना चाहिए, कुछ इसमें से कुछ याद रहे ना रहे, ये एक्सप्रेशन जरूर याद रहना चाहिए। पी बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बराबर साई स्टार साई डीटो। क्लियर है चीज़, साई स्टार साई डीटो, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए भाई, बिल्कुल याद रहना चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। देखना भाई आगे चलते हैं अपन, अब सुनते रहो, बस अब सुनते रहो भाई। देखो क्या है एक्चुअल में वॉल्यूम एलिमेंट जो है, वॉल्यूम एलिमेंट, इसकी बात कर लेते हैं अपन वॉल्यूम एलिमेंट की। वॉल्यूम एलिमेंट, देखो वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है ये हर एक सिस्टम के लिए अलग अलग होता है, और सिस्टम्स जो होते हैं अपन मोशंस के रिगार्डिंग अपन एक पर्टिकुलर आइडियल सिस्टम चूज़ करते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ, फर्स्ट नंबर में लेता हूँ क्या, ट्रांसलेशनल मोशन लेता हूँ, ट्रांसलेशनल मोशन। और ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग जो मैं मॉडल पढ़ता हूँ या जो मैं आइडियल सिस्टम पढ़ता हूँ वो मैं पढ़ता हूँ पार्टिकल इन बॉक्स या PIB मॉडल। मैं क्या पढ़ता हूँ, PIB मॉडल, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, PIB मॉडल बोलते हैं भाई इसको, बोलो भैया क्लियर। इस PIB मॉडल में अपन को पता है पार्टिकल इन बॉक्स जो अपन पढ़ते हैं, ये अपन कैसे कैसे पढ़ते हैं, ये अपन पढ़ते हैं 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, ठीक है। और इन तीनों बॉक्स के केस में अपना वॉल्यूम एलिमेंट अलग अलग होता है। कैसे होता है देखना भाई, देखो मैंने लिया 1D बॉक्स, मैंने क्या लिया 1D बॉक्स, मैंने क्या लिया भाई 1D बॉक्स लिया मैंने, ठीक है। इस 1D बॉक्स का जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, dx। मैंने लिया 2D बॉक्स, 2D बॉक्स का जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, dx डॉट dy। मैंने लिया 3D बॉक्स, इस 3D बॉक्स का जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, dx dy और dz। बोलो भैया ये चीज़ क्लियर है अपन को, बिल्कुल नो डाउट। सेकंड अपन लेते हैं ट्रांसलेशनल मोशन का, अपन ने पढ़ लिया। अब लेते हैं अपन वाइब्रेशनल मोशन। क्या लेंगे अपन, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन के करस्पॉन्डिंग हम जो मॉडल पढ़ते हैं या जो आइडियल सिस्टम पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं भाई SHO पढ़ते हैं अपन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। अपन क्या पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये भी SHO जो होते हैं, इसमें भी अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे इसको, 1D SHO पढ़ेंगे, ठीक है। 1D SHO का जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होता है भाई, वो सेम ही होता है इसके तरह, dx होता है। अपन पढ़ेंगे 2D SHO, 2D SHO का भी जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है क्या होता है, dx dy। और 3D SHO पढ़ेंगे अपन, 3D SHO का भी वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, dx dy dz। और अपन को पता है कि dx dy dz मतलब x y और z ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर है चीज़ें, देखो dx dy और dz जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं भाई ये, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी। और सुनना भाई, देखो जब अपन इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन। ये लो भैया, इलेक्ट्रॉनिक मोशन। जब अपन इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं वो अपन पढ़ते हैं भाई हाइड्रोजन एटम। अपन क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम। अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन हाइड्रोजन एटम। अब ये हाइड्रोजन एटम जो होता है, इसमें हाइड्रोजन एटम के केस में जो अपन जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ में लेते हैं, ये तो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अपन हाइड्रोजन एटम के केस में कभी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज़ ना लेके अपन यूज़ लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। अपन क्या लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। सुनना ध्यान से, देखो इधर मैं एक तरफ समझाता हूँ कि x y और z ये जो होते हैं ये क्या होते हैं अपने, ये होते हैं अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को अपन, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इनको अपन ट्रांसलेशनल या
वाइब्रेशनल मॉडल में पढ़ते हैं केवल, किस में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशनल या वाइब्रेशनल मॉडल, इनमें पढ़ते हैं भाई इसको अपन। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? धीरे धीरे और समझ में आ जाएगी, अभी बस सुनते जाओ इन बातों को, ठीक है। बोलो ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। और जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन या फिर रोटेशनल मोशन की, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मोशन या रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो उस केस में अपन जो कोऑर्डिनेट्स यूज़ में लेते हैं, वो कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और पोलर कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में अपन लिखते हैं, वो होते हैं आर, थीटा एंड फाई। क्या होते हैं, आर, थीटा और फाई। अब ये आर, थीटा और फाई जो होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं भाई इनको अपन, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये चीज़ क्लियर है। और पोलर कोऑर्डिनेट जो अपन पढ़ते हैं भाई, वो किस में पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन में। किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉनिक में पढ़ते हैं। और या फिर किस में पढ़ेंगे भाई, रोटेशनल में। किस में पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन में। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए भाई, ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। अभी नहीं समझोगे तो बाद में समझनी पड़ेगी। ये चीज़ याद कर लेना आप इसको कि एक्स वाई जेड जो होते हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और इनको अपन ट्रांसलेशनल मोशन मतलब पीआईबी मॉडल, मतलब 1D 2D 3D बॉक्स। वाइब्रेशनल मॉडल मतलब SHO, मतलब 1D SHO, 2D SHO, 3D SHO। अपन जो इनको इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करें आर, थीटा, फाई। आर, थीटा, फाई क्या होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इनको अपन किस में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में और रोटेशनल मोशन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक में अपन तीनों को यूज़ में लेंगे, आर, थीटा, फाई को, ठीक है। और जो रोटेशनल होगा इसमें केवल फाई को यूज़ में लेंगे। किसको लेंगे, फाई को। यहाँ पर फाई क्या होता है, वॉल्यूम एलिमेंट होता है केवल। और इन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ में लेते हैं अपन कहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक में और रोटेशनल में। ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई? रोटेशनल में मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स अपन कहाँ पर यूज़ में लेंगे, क्या होते हैं, कैसे यूज़ में लेंगे इनको, वो अपन आगे देखेंगे। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को अपन कहाँ पर यूज़ में लेते हैं और क्या होते हैं। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी बिल्कुल आपकी समझ में ये बात, ठीक है। अब देखना, अब हाइड्रोजन एटम जो होता है, इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है। इन सब के तो अपन ने देख लिए वॉल्यूम एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब वॉल्यूम एलिमेंट है भाई सारे ये, ठीक है। अब इसका अपन वॉल्यूम एलिमेंट देखते हैं किसका, हाइड्रोजन एटम का। इस हाइड्रोजन एटम का जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है वो क्या होता है भाई, सुनना देखो। इसका वॉल्यूम एलिमेंट आपको याद रहना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है भाई, इसका वॉल्यूम एलिमेंट ही आ जाता है इसका, कि वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, ठीक है। छोटे एग्जाम होते हैं वहाँ पर तो सीधे से ही आ जाता है ये वाला ही, वॉल्यूम एलिमेंट ही पूछ लेते हैं कई बार। क्या होता है हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है भाई, सुनना देखो, R²dr। क्या होता है, R²dr साइन थीटा डी थीटा डी फाई। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो भैया ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई? जो हाइड्रोजन एटम होता है इसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, R²dr साइन थीटा डी फाई। देखो मैंने आपसे बोला कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को अपन इलेक्ट्रॉनिक मोशन में काम में लेते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिगार्डिंग अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं वो हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं। और हाइड्रोजन एटम में जो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ में लेते हैं अपन, वो क्या लेते हैं, R, थीटा, फाई। देखो इसके वॉल्यूम एलिमेंट में R भी आ रहा है, dr आ रहा है, डी थीटा आ रहा है, और थीटा भी आ रहा है, और फाई भी आ रहा है। dr, डी थीटा, डी फाई, ये सब क्या है भाई, ये वॉल्यूम एलिमेंट है। क्या है ये, वॉल्यूम एलिमेंट। और इस हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम एलिमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है भाई? किसी को डाउट वगैरह हो तो बताओ। अब जो लास्ट है अपना, वो क्या है अपना, रोटेशनल मोशन। क्या है, रोटेशनल मोशन, उसके रिगार्डिंग ही पढ़ लेते हैं अपन। देखो फोर्थ अपना क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन जो होता है इसके रिगार्डिंग या इसके करस्पॉन्डिंग जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं भाई, वो कौन सा सिस्टम पढ़ते हैं अपन रोटेशनल मोशन के रिगार्डिंग, वो पढ़ते हैं अपन रिजिड रोटर। कौन सा पढ़ते हैं, रिजिड रोटर। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अपन क्या पढ़ते हैं, रिजिड रोटर। देखो ट्रांसलेशनल मोशन की रिगार्डिंग अपन सिस्टम कौन सा पढ़ते हैं भाई, पीआईबी मॉडल। क्या पढ़ते हैं, पीआईबी मॉडल। वाइब्रेशनल मोशन की रिगार्डिंग अपन कौन सा पढ़ते हैं, SHO। बिल्कुल भाई ये याद रहने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मोशन की रिगार्डिंग अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम। अपन कौन सा पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम। और रोटेशनल मोशन की रिगार्डिंग अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है भाई, वो होता है रिजिड रोटर। कौन सा होता है, रिजिड रोटर। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सही है। अब रोटेशनल मोशन के रिगार्डिंग जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं वो उसका वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा भाई, इस रिजिड रोटर जो है, रिजिड रोटर मैंने आपको बताया था अभी कि इसमें केवल रोटेशनल में केवल जो थीटा है, थीटा ये क्या होता है अपना,
तो थीटा है, ये क्या होता है अपना वॉल्यूम एलिमेंट होता है, इसका मतलब डी फाई, सॉरी फाई बोला मैंने, थीटा नहीं फाई, जो डी फाई होता है ये अपना वॉल्यूम एलिमेंट होता है भाई। क्या होता है? वॉल्यूम एलिमेंट डी फाई। बोलो भैया यहाँ तक ये बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन एटम का तो याद रखना, टिफर के एग्जाम में आ चुका भाई, ये सीधे सीधे उसने पूछ लिया कि ये जो डीटो होता है क्या होता है, ये टिफर ने तो सीधे ही पूछ लिया, बताओ डीटो क्या है इन फॉलोइंग में से। ऑप्शन में दे दिए 4 और पूछता रहा इनसे घुमा घुमा के, ठीक है। बोलो भैया ये बात समझ में आई या नहीं आई आपको? आनी चाहिए भैया ए टू जेड, सही है। उतारो, देखो इसको उतारो आप। अब अपन आगे चलते हैं जी। यहाँ तक अपनी जो प्रोबेबिलिटी है ये अपनी फिनिश हो गई। अब अपन इसके प्रैक्टिस बेस्ड कुछ एग्जांपल वगैरह लेंगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के। और नॉर्मलाइजेशन अपन अब स्टार्ट करते हैं। नॉर्मलाइजेशन अभी तक अपन ने सीखा है, केवल सीखा है अपन ने कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसको कैलकुलेट करना नहीं सीखा अभी तक अपन ने कि कैसे अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। आपको कोई पर्टिकुलर रीजन दे दिया, डिसाइड रीजन बताओ 0 से लेके L, A से लेके A/2 या फिर B से लेके B/2 या फिर कोई भी रीज़न दे दिया उसने, डिज़ायर्ड रीज़न दे दिया, उस डिज़ायर्ड रीज़न में आप प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे ये आपने अभी तक नहीं सीखा, और वो अपन सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उसको सीखने से पहले अपन ने एक बार प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सीखा। अब अपन सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। जैसे अपन कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन सीख लेते हैं उसके बाद अपन दोनों की प्रैक्टिस पे आएंगे अपन कि वेव फंक्शन को अपन कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, अगर वो नहीं होता है तो प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अपन प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे और फंक्शन को नॉर्मलाइज करना भी सीखेंगे, ठीक है। पहले तो ये पता करेंगे कि वो फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो ये अपन कंसेप्ट सीखेंगे। अब देखते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ये आपने उतार लिया होगा, मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ अब। क्लियर? देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना भाई, देखो वॉल्यूम एलिमेंट याद रखना भाई। हाइड्रोजन एटम का क्या होता है? r² dr sin थीटा d थीटा d फाई, ठीक है। देखो हाइड्रोजन एटम जब अपन पढ़ेंगे ना, हाइड्रोजन एटम में आते आते इलेक्ट्रॉनिक मोशन में आते आते यहाँ से जब अपन देखो ये पढ़ लेंगे अपन, ये बहुत आसान है, ये अपन पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मोशन में आएंगे ना तो वहाँ पर क्या चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, फिर मतलब जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज हो जाएंगे, ऑपरेटर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। जैसे अपन ने कल देखा था कि एंगुलर मोमेंटम जो था, जो LZ होता था, उसकी वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अलग होती थी, पोलर कोऑर्डिनेट्स में अलग होती है, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को भी अपन को देखना है भाई। समझ में आया या नहीं आया भाई? आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट करके बता देना भाई, ठीक है। चलते हैं आगे। नॉर्मलाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं अपन अब कि नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। सुनना देखो ध्यान से, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देखो नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं अपन अब। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन बस सुनते जाना एक बार, क्या नोट करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको बता दूंगा, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्वांटम में वैसे ही बहुत कम है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में तो आप बेफिक्र रहो, डोंट वरी गाइज, ठीक है। सब कुछ अपना क्या चलेगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चलेगा, चीज़ें आपको याद करनी है, एक्सप्रेशन आपको याद करने हैं, चीज़ें समझते चलना बस, ठीक है। याद भी करना है और उनको समझना भी है, ठीक है। देखो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सुनना। देखो पहले मैं आपको एक बार बोल के दिखा देता हूँ। अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज, एक फंक्शन है, उस फंक्शन को अपन कब नॉर्मलाइज बोलेंगे? अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज ओनली व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल ओवर द एंटायर स्पेस इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है? देखो मतलब क्या है कि अपन किसी भी फंक्शन को अपन नॉर्मलाइज तब कह सकते हैं जब एक पर्टिकुलर एंटायर स्पेस में उसके जो पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, उसके पाए जाने की संभावना क्या हो भाई? 1 हो। कितनी हो? 1। अ फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज ओनली व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू 1 ओवर द एंटायर स्पेस।
ठीक है, एक बार मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा चीज़ें ये। फिर अपन कैसे इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, कैसे अपन इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बारे में और सुनना भाई। ठीक है, इधर देखना, अ फंक्शन, लिख लो भाई इसको, अ फंक्शन इज said to be normalized only when the probability of finding of the particle, over the entire space should be equal to 1। ठीक है, is equal to 1। ये लो भैया, ये इसका एक्सप्रेशन है भाई। ठीक है, a function is said to be normalized only when the probability of the finding of the particle is equal to 1 over the entire space। ये ध्यान रखना भैया, ये चीज़ भी इसमें आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि एक तो ओवर द एंटायर स्पेस बोला गया है इसमें, एक तो क्या बोला गया है, ओवर द एंटायर स्पेस, और एक इसने बोला है 1, कि जो प्रोबेबिलिटी है भाई, प्रोबेबिलिटी है ओवर द एंटायर स्पेस, वो क्या है, 1 है। अब देखो प्रोबेबिलिटी भी तो ये, जब अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर अपन क्या बोल रहे थे कि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कितनी है। अगर वही प्रोबेबिलिटी, सुनना देखो, प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट अपन एक साथ क्यों पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी में अपन क्या पढ़ते हैं कि पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कहाँ पर कितनी है, अपन एक पर्टिकुलर अपन रीजन लेके चलते हैं, पर्टिकुलर रीजन लेके चलते हैं, डिसाइड रीजन लेके चलते हैं अपन। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन की बात आती है तो अपन क्या करते हैं, पूरे एंटायर स्पेस में उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के पाए जाने की संभावना अगर 1 है, कितनी है, 1, वो अगर 1 के बराबर आ जाती है, मतलब मैं ये कह दूँ क्या कि अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाए, अगर प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन का अपन क्या बोलेंगे, उसको नॉर्मलाइज बोलेंगे। वो फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन। बोलो भाई, बात समझ में आई या नहीं आई। देखो देखना भाई, इसका अपन क्या बोलेंगे, पहली बात तो इसका मतलब समझो कि ओवर द एंटायर स्पेस का मतलब क्या है। इसका मतलब है द रीजन इन विच फंक्शन इज डिफाइंड। देखो इसका मतलब क्या है, ओवर द एंटायर स्पेस का मतलब द रीजन, मतलब ये वो रीजन है जहाँ पर अपन को फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन को अपन को पता करना है कि इस स्पेस में, एंटायर स्पेस में, द रीजन इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, देखो ये रीज़न है किसका, जिसमें फंक्शन को अपन को डिफाइन करना है। अरे इसी को ही तो अपन लिमिट बोलते हैं किसी भी चीज़ की। जब अपन एक डिजायर्ड रीजन ले रहे थे, अपन जो रीजन ले रहे थे ए से बी, वो लिमिट ही तो थी अपनी। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, मैं क्या बोल सकता हूँ भैया यहाँ पे, लिमिट ऑफ द फंक्शन, वही मेरी क्या होती है, लिमिट ऑफ फंक्शन। बोलो भैया, ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। या तो उसको ये बोल दो या फिर ऐसे बोल दो भैया, ये लो। हाँ जी बोलो भाई। अब अपन एक बार इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं, या इसकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है। इसने बोला क्या है कि इस फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज ओनली व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ओवर द एंटायर स्पेस इज इक्वल टू 1। क्लियर, इसने तो ये बात बोल दी। अब अपन इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, या फिर आप बोलो कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। क्या होती है कंडीशन नॉर्मलाइजेशन की, सुनना भाई देखो ध्यान से। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है कि ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी उसके पाए जाने की संभावना क्या होनी चाहिए, 1 इस एंटायर स्पेस में। तो मैं ऐसे लिख दूँ क्या, जो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर वो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए, अगर वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 1 हो जाए एंटायर स्पेस में, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है। तो प्रोबेबिलिटी मेरे को 1 करनी है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है, अरे उसका फॉर्मूला तो आप जानते हो रे, साई स्टार साई डीटो। क्लियर है। और ये क्या होनी चाहिए भाई, ये अगर 1 आ जाती है, और किस में, एक डिजायर्ड रीजन, वो क्या है अपना एंटायर स्पेस। क्या है भाई, एंटायर स्पेस, वो टोटल स्पेस में बता रहा है भाई, ओवर द एंटायर स्पेस, एंटायर, अरे यार एंटायर स्पेस। ये लो भाई, ये क्या हो गई मेरी नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन। किसी को कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको, अरे किसी को कुछ याद करने की ज़रूरत पड़ेगी इसको। और यही मेरी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी मेरी 1 आ जाए, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाए मेरी, 1 आ जाए, मैं बोल रहा हूँ इस बात को, प्रोबेबिलिटी अगर मेरी क्या आ जाए 1,
ओवर द एंटायर स्पेस, तो मैं क्या बोलता हूँ कि दैट फंक्शन इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसको यूँ भी तो लिख सकता हूँ इधर, अरे देखो प्रोबेबिलिटी को ही तो मैं लिख रहा हूँ इसको, भाई जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर 1 के बराबर आ रही है तो मैं उसको क्या लिख रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ कि वो फंक्शन में मेरा कैसा है, नॉर्मलाइज्ड है। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का? तो मतलब कुल मिला के मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ओवर द एंटायर स्पेस, ओवर द, शॉर्ट फॉर्म है भाई ये, शॉर्ट फॉर्म, प्रोबेबिलिटी ओवर द एंटायर स्पेस शुड बी 1। ठीक है, यही अपनी क्या है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है भाई। शॉर्ट में आप इसको 1 वर्ड में ऐसे याद रख लो भाई, शुड बी 1। शॉर्ट में इसको ऐसे याद रख लो, प्रोबेबिलिटी ओवर द एंटायर स्पेस शुड बी 1। अगर ऐसे ये फॉलो हो रहा है ये चीज़, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो क्या है, जो वेव फंक्शन है साई है अपना, क्या है ये, साई जो है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है अपना। ठीक है, यहाँ पर लिख दो भैया, साई क्या है, साई वेव फंक्शन है। ठीक है, सब जानते हैं इसको। और अगर ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो अपन क्या बोलेंगे कि साई जो वेव फंक्शन है ये क्या है भैया, हियर साई इज नॉर्मलाइज्ड। क्या है, जो साई है यहाँ पर इस कंडीशन पे, हियर साई इज नॉर्मलाइज्ड। बोलो यहाँ पर इस केस में जो साई है वेव फंक्शन है मेरा, कैसा हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड, अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर प्रोबेबिलिटी ओवर द एंटायर स्पेस शुड बी 1, दैट मीन्स वी कैन से दैट द साई वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड। बोलो भाई, हाँ जी, अरे चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, बोलो ये बताओ आप। तो चीज़ें देखो समझ में आनी चाहिए, जब भी आपके अपन आगे बढ़ पाएंगे इसमें। क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी, किसी को कोई डाउट वगैरह हो इसमें किसी भी तरीके का तो बताओ, कोई भी डाउट बोलो भाई। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो, अब सुनो, अपन क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ बातें बोल के आए हैं। अपन जब ऑपरेटर पढ़ रहे थे तो वहीं पर अपन ने एक बात बोली थी कि इन द क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर ये अपन क्या बोलते थे, ऑपरेटर यूज्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स, अपन ऐसे बोलते थे, ऑपरेटर्स यूज्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी लीनियर, अपन बोलते थे। क्लियर? एक अपन ये भी बोलते थे कि इन द क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर शुड बी हर्मिशियन, मतलब ऑपरेटर अपन क्या बोलते थे कि ऑपरेटर लीनियर होना चाहिए, हर्मिशियन होना चाहिए। अब यहाँ पर अपन एक बात बोलेंगे वेव फंक्शन के बारे में। वेव फंक्शन के बारे में बात क्या बोलेंगे कि वेव फंक्शन यूज्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स, क्या भाई, मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, मतलब उसका नॉर्मलाइज होना ज़रूरी ही है। मैंने क्या बोला, इन द क्वांटम मैकेनिक्स यूज्ड वेव फंक्शन मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, वेव फंक्शन यूज्ड इन द क्वांटम मैकेनिक्स मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। मैं बार बार जोर डाल रहा हूँ इस पर, क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में बैठे बात कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो है, मतलब अपना फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए अगर अपन उस फंक्शन को क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ में ले रहे हैं तो। ठीक है, अब कोई बोले कि अपन को वेव फंक्शन ऐसा दे दिया कि वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो भैया अगर वो नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज करो, फिर उसको नॉर्मलाइज अपन को करना होगा, देन हम उसको क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ में लेंगे। क्लियर? या तो फंक्शन अपन को क्या मिल जाए, नॉर्मलाइज मिल जाए, और अगर वो फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं मिलता है, तो उस केस में अपन उस फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, और नॉर्मलाइज करने के बाद उसको अपन आगे क्वांटम मैकेनिक्स में उसको यूज़ में लेंगे। ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन कंडीशन वी विल नॉट यूज़ द वेव फंक्शन इन द क्वांटम मैकेनिक्स। बोलो भैया, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर? लाइन चाहे आप लिख सकते हो, इन द क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन यूज्ड इन, लिख लो भाई, कहाँ लिखोगे, इधर लिख लेते हैं भाई, यहाँ सही है। वेव फंक्शन used in the quantum mechanics must be normalized, बोलो भाई।
ये बात समझ में आई या नहीं आई? सही है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में जो अपन वेव फंक्शन यूज़ में लेते हैं उसका नॉर्मलाइज्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसका नॉर्मलाइज होना क्या है? बहुत ज़रूरी। अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो गाइस हमारा ये हक बनता है, ठीक है, हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस फंक्शन को नॉर्मलाइज करें और उसके बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स में उसको यूज़ में लें। क्लियर? बिना नॉर्मलाइजेशन के हम उस वेव फंक्शन को क्वांटम में यूज़ में नहीं लेंगे। सुन लो भाई, इस बात को बहुत ध्यान से सुन लो। क्लियर है? आपको अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं दिया तो आप उसको नॉर्मलाइज करो, उसके बाद में यूज़ में लेंगे। क्लियर? देखो आप आगे सुनो भाई, ये चीज़ आपने उतार ली होगी बिल्कुल, ठीक है। देखो सुनना, देखो ध्यान से। अब क्या हुआ उसको मिटा रहा हूँ मैं। देखो हुआ क्या, अब सुनो भाई, एक बात और सुनो। देखना भाई, अगर मैं ये बोल दूं कि चलो आपको वेव फंक्शन तो दिया लेकिन वो नॉर्मलाइज नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? उसको नॉर्मलाइज करोगे, ठीक है। तो इसको, इस बात को भी अपन लिख लेते हैं एक बार, इस बात को भी अपन एक बार क्या करते हैं, लिख लेते हैं भाई, ठीक है। और अपन को पता है कि अगर देखो, इफ़ फंक्शन इज़ नॉट नॉर्मलाइज, इफ़ फंक्शन इज़, मैंने क्या बोला, इफ़ फंक्शन इज़ नॉट नॉर्मलाइज्ड, तो क्या हो जाएगा भाई? अगर फंक्शन मेरा नॉर्मलाइज नहीं है तो मेरे को अच्छे से पता है जो प्रोबेबिलिटी होगी भाई, ये एंटायर स्पेस में क्या हो गए भाई, साई स्टार साई डीटो नॉट इक्वल टू 1। यही तो हो जाएगा अगर मेरा ये फंक्शन इस एक के बराबर, या ये जो रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी है मेरी, अगर ये एक के बराबर नहीं आती है, अगर ये प्रोबेबिलिटी एक के बराबर नहीं आती है तो अपन क्या बोलेंगे भाई कि मेरा वेव फंक्शन क्या नहीं है, नॉर्मलाइज नहीं है, ठीक है। और इस केस में अपन क्या करते हैं, इफ़ फंक्शन इज़ नॉट नॉर्मलाइज देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज्ड। क्लियर? सुनना भाई ध्यान से, देखो, इफ़ फंक्शन इज़ नॉट नॉर्मलाइज, ये जो अब बात लिखी अपन ने, इससे अपन को पता लगा कि फंक्शन क्या है, नॉट नॉर्मलाइज्ड है। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, ये इसका ही जो रिजल्ट है वो एक के बराबर नहीं आया एंटायर स्पेस में, और एक के बराबर नहीं आना मतलब नॉर्मलाइज कंडीशन फॉलो नहीं करना, इसका मतलब वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। अब देखो, इफ़ फंक्शन इज, हाँ जी, नॉट नॉर्मलाइज्ड देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज्ड। बोलो भैया, देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज्ड। क्लियर है बात? अगर मेरा वेव फंक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो मैं उसको पहले नॉर्मलाइज करूँगा, ठीक है, उसके बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स में मैं उस वेव फंक्शन को यूज़ में लूँगा। बोलो भाई, समझ में आई या नहीं आई बात? ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिक्स में हम आगे चल के सीखेंगे कि वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं। वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, पहले तो अपन चेक करेंगे कि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है या नहीं है, उसके बाद अपन उसको आगे देखेंगे कि नॉर्मलाइज अगर नहीं है तो उसको अपन पहले नॉर्मलाइज करेंगे, देन हम उसको क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ में लेंगे। क्लियर है बात? बोलो भैया, ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी। तो देखो, आज की क्लास को हम अभी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास को आज अभी यहीं तक रखते हैं। एक बार मैं आपको जो पढ़ाया आज मैंने उसको फटाफट से रिकॉल करा देता हूँ, उसके बाद अपन कल ये सीखेंगे कि किसी भी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, किसी फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए, इसके बारे में हम सीखेंगे कल। क्लियर? देखो सुनो ध्यान से, ठीक है। देखो, आज अपन ने जो पढ़ा वो अपन ने क्या पढ़ा, मैंने आपको पहले बोला था कि स्टार्टिंग में आती है कि डी ब्रोगली एक बात बोल गया था, डी ब्रोगली ने एक बात बोली थी कि जो कोई भी मैटर होता है उसके दो नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। फिर श्रोडिंगर आया, जैसे उसने डी ब्रोगली ने बोला कि कोई भी मैटर वेव नेचर शो करता है, तो श्रोडिंगर क्या बोला, अगर कोई मैटर वेव नेचर शो करता है तो उसकी अपनी एक वेव इक्वेशन होगी और उसका सॉल्यूशन ही वेव फंक्शन होगा, और वेव फंक्शन जो होता है उसमें उस सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन फीड होती है। सही है? ये बात कौन बोल गया? श्रोडिंगर बोल गया। फिर मैक्स बॉर्न एक बात बोला, रहे तुम बार बार बोलते रहते हो कि यार ये वेव फंक्शन है, सारी इन्फॉर्मेशन फीड है, क्या है, इससे अपन कुछ चीज़ तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर मैक्स बॉर्न ने एक बात बोली, मैक्स बॉर्न ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन डज नॉट डिटरमाइन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इन एनी सिस्टम। मतलब कभी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन से को अपन
क्या एग्जैक्ट लोकेशन को अपन वेव फंक्शन से डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो उसने क्या करा, उसने फिर एक पर्टिकुलर एक डिजायर्ड रीजन में उसने बोला कि डिजायर्ड रीजन में हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया और वो क्या था, साई स्टार साई डीटो। यहाँ पर उसने लिमिट लगाई थी, डिजायर्ड रीजन लिया था उसने ए टू बी क्या था, डिजायर्ड रीजन इन विच फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, वो लिया था। और उसने बोला था कि ये मेरी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। इसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको ये भी सिखाया था। आइंस्टीन ने एक बात बोली थी कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो मैक्स बोर्न बोला अच्छा ऐसी बात है, तो सुन भाई देख, अगर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। और साई स्क्वायर के बराबर होगी, साई क्या होता है, फिर वेव फंक्शन होता है। और वहाँ से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अपन आपस में लिंक करके ये फॉर्मूला निकाल के लाते हैं। बोलो भाई, ये बात समझ में आई या नहीं आई। फिर मैंने आपको बताया कि जो डीटो होता है, ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है, ये अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है। जब अपन पढ़ते हैं ट्रांसलेशनल मोशन तो वहाँ पर 1D 2D और 3D बॉक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर dx dy और dx dy dz ये अपने क्या होते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट होते हैं। जब अपन वाइब्रेशनल मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी अपन SHO पढ़ते हैं, उसके रिगार्डिंग मोशन जो सिस्टम है, ठीक है। वहाँ पर 1D SHO 2D SHO और 3D SHO, वहाँ पर भी वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है अपना dx dy और dx dy dz, क्लियर। फिर अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोशन जो जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखो जो ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन मॉडल थे वहाँ पर अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज़ में ले लेते हैं x y z, सही है। जब इलेक्ट्रॉनिक और रोटेशनल की बात आती है तो वहाँ पर अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ में लेते हैं, जो क्या होते हैं r थीटा फाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन के रिगार्डिंग अपन जो सिस्टम पढ़ते हैं वो हाइड्रोजन एटम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम में अपन जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है अपना डीटो, वो क्या होता है r² dr sin थीटा d थीटा d फाई, ये अपना वॉल्यूम एलिमेंट होता है, याद रखना चाहिए। टिफर के एग्जाम में आ चुका है ये कभी भी किसी भी एग्जाम में टपक सकता है भैया, सही है। फिर अपन पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन में अपन क्या पढ़ते हैं कि जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है अपना क्या होता है डी फाई, क्या होगा डी फाई, क्लियर। फिर अपन ने पढ़ा कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज ओनली व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ओवर द एंटायर स्पेस इज इक्वल टू 1, सही है। ये इक्वल के किसके बराबर होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होनी चाहिए। फंक्शन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज ओनली व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ओवर द एंटायर स्पेस शुड बी इक्वल टू 1, क्लियर। और अगर फंक्शन कोई मेरा नॉर्मलाइज नहीं है तो मैं क्या करूँगा, इफ फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज देन वी हैव टू मेक इट नॉर्मलाइज। और ये अपन कैसे करते हैं इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो गाइज देखो ये चीज़ें, ये बातें आपके सारी समझ में आनी चाहिए। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डाउट वगैरह हो तो आप बता देना। वैसे डाउट इसमें कुछ भी होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अपन ने बिल्कुल आज की क्लास देखो नॉर्मलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी ये बहुत काम के टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इनको बहुत धीरे धीरे बताया है। स्टार्टिंग में रिवाइज़ कराया, फिर मैंने आपको बताया, उसके बाद मैं लास्ट में वापस से आपको रिवाइज़ करा के जा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं कल आऊँ तो मैं इसकी प्रैक्टिस लेके आऊँगा भैया, टोटल प्रैक्टिस बेस्ड चलेगी अपनी कल की क्लास, ठीक है। उसमें प्रोबेबिलिटी की टोटल क्या चलेगी, प्रैक्टिस बेस्ड, नॉर्मलाइजेशन क्या चलेगी, प्रैक्टिस बेस्ड चलेगी, मतलब उसमें प्रैक्टिस ही करेंगे अपन ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। अपन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, अपन को देगा वो कि यहाँ से यहाँ तक निकालो, एक लिमिट देगा उसमें निकालो प्रोबेबिलिटी क्या है बॉक्स में। अपन से बोलेगा एक फंक्शन दे दिया उसको नॉर्मलाइज करो, तो वो अपन नॉर्मलाइज करना भी सीखेंगे उसको, ठीक है। कैसे नॉर्मलाइज करते हैं पता करेंगे कि वो नॉर्मलाइज है या नहीं है तो अच्छी बात है, नहीं है तो पता करेंगे वो नॉर्मलाइज कैसे करें उसको। वो अपन पूरा प्रोसेस सीखने के बाद अपन उसको क्वांटम मैकेनिक्स में आगे यूज़ में लेंगे। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और गाइस देखो नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको आपको सीखना ही सीखना है। इसमें से क्वेश्चन आता है, फिक्स है क्वेश्चन, पैट क्वेश्चन है भाई इसमें से, ठीक है। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, क्लियर। अब देखो यहाँ तक अपना ये चल रहा है अपना। इसके बाद जैसे ही अपने नॉर्मलाइजेशन प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा गाइज, इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फिर अपन पढ़ेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। वहाँ पर अपन एक चीज़ और अच्छी पढ़ेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। गाइज उसका भी ध्यान रखना, उससे भी टिफर में उससे एक क्वेश्चन आ चुका भाई टिफर में, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। उसको पढ़ने के बाद अपन फिर आएंगे एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और वहाँ से अपनी ब्रॉड क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पर अपन पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ेंगे, SHO पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम पढ़ेंगे, रिजिड रोटर पढ़ेंगे, सारे ये जो सिस्टम है इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब टोटल एप्लीकेशन पार्ट ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे अपन। बोलो किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी भी तरह का कोई डाउट हो बताओ, नहीं है तो भाई हो गया अपनी आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं अब, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जो लोग नीडी है वहाँ तक पहुँचाओ इस वीडियोज़ को। अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास चल रही है, नेट JRF की प्रॉपर प्रिपरेशन चल रही है अपनी, ठीक है ना गाइज। हाँ जी, जो लोग नीडी है वहाँ तक जरूर पहुँचाओ इसको। और आपके देखने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन गाइज, थैंक यू।